गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करेंगे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित निर्वाचन प्रणाली में क्या अंतर है। साथ ही हम जानेंगे कि ये दोनों होती क्या हैं। और पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसकी उस समय दलित समुदाय मांग कर रहा था, उसको छोड़कर उनको आरक्षित निर्वाचन प्रणाली क्यों प्रदान की गई, इन सब पर आज हम हमारे इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है। तो सर्वप्रथम हम इसके शब्दों पर जाते हैं कि इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली नाम क्यों दिया गया। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि उस समय कौन सी निर्वाचन प्रणाली थी। यानी अंग्रेजों के समय 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो 1909 से पहले ऐसी कौन सी निर्वाचन प्रणाली थी जिससे पृथक थी, और इसी वजह से इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का नाम दिया गया। तो उस समय जो चुनाव का तरीका था, अंग्रेजों ने जो हमें निर्वाचन का अधिकार दिया था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार था। यानी कि जनता की शासन में सीधी भागीदारी नहीं थी। शासन में सीधी भागीदारी का मतलब है, या प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि जिसे जनता चुने वही प्रतिनिधि शासन करे। शासन में उसकी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो, शासन में उसकी हिस्सेदारी हो। पर अगर जनता जिसे चुन रही है वो किसी और को चुन रहा है, तो अगर ये शासन के कड़ी बीच में कहीं सम्मिलित है, तो इसे हम कहते हैं चुनाव का अप्रत्यक्ष तरीका। अंग्रेजों ने जो हमें दिया था वो चुनाव का अप्रत्यक्ष तरीका दिया था, क्योंकि डेमोक्रेसी वो हमें देना नहीं चाहते थे, और जो निर्वाचन का प्रत्यक्ष तरीका है वो डेमोक्रेसी के करीब है। तो ये है कि उस समय हमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार था, और वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का चरण भी कई दौरों से गुजर कर था। किस तरीके से था कि उस समय जो जनता जिन्हें चुनती थी वो होती थी लोकल बॉडीज़, स्थानीय निकाय, स्थानीय मेंबर्स को जनता चुना करती थी उस समय। और वो स्थानीय मेंबर्स एक निर्वाचक मंडल का गठन होता था, तो उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों को वो स्थानीय मेंबर्स चुना करते। जो वो निर्वाचक मंडल था, वो निर्वाचक मंडल मिलकर प्रांतीय परिषदों के जो चुनाव होते थे उनके मेंबर वो निर्वाचक मंडल चुना करता था। प्रांतीय परिषदों के जो मेंबर हुआ करते थे वो आगे के केंद्रीय जो विधान परिषदें हुआ करती थी उनके मेंबर चुना करते थे। और केंद्रीय विधान परिषदों को भी उस समय बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं थे, तो हर भारत शासन अधिनियम द्वारा उनके राइट्स बढ़ा दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। जनता की भागीदारी उसमें अप्रत्यक्ष तरीके से थी। जनता कई चरणों में चुनकर गुजरकर उनको चुना करती थी। तो इस तरीके से ये निर्वाचन प्रणाली उस समय प्रचलित थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या किया गया, 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा ये प्रदान की गई, और इसके द्वारा सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को ये दी गई। और इसके द्वारा क्या किया गया कि मुस्लिम समुदाय को अपना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुनने का राइट दिया गया। समझ रहे हैं आप? पहले अभी तक जो हो रहा था वो अप्रत्यक्ष हो रहा था। केवल एक विशेष समुदाय को ये राइट दिया गया कि वो अपना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुन सकता है। तो एक तरीके से इस अर्थों में इस निर्वाचन प्रणाली को नाम दिया गया पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब हम आते हैं कि ये पृथक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में एक एरिया जिसमें सभी लोग रहते हैं, उसमें एक विशेष समुदाय के लोगों को केवल वोट देने का अधिकार होगा। जिस समुदाय को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिला है, केवल उसी समुदाय के लोग वोट देंगे, और केवल उसी समुदाय से व्यक्ति चुना जाएगा। तो ये तो थी पृथक निर्वाचन प्रणाली, है ना। आरक्षित निर्वाचन प्रणाली की भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना इजी रहेगा। आरक्षित निर्वाचन प्रणाली में ये होता है कि स्थानों का आरक्षण कर दिया जाता है, या कि कुछ सीटें एक विशेष समुदाय के लिए रिजर्व कर दी जाती है ना। और कुछ सीटें यानी कि ये कह दिया जाता है कि यहाँ से 10 मेंबर केवल इसी समुदाय के चुने जाएंगे, यहाँ से 5 मेंबर केवल इसी समुदाय, तो उसी समुदाय से व्यक्ति खड़ा होता है, उसी समुदाय से चुना जाता है। पर जब वोट देने की बारी आती है, निर्वाचन की बारी आती है, तो उस एक एरिया में निवास करने वाले सारे लोग वोट देते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली में उस एरिया में रहने वाले केवल उसी समुदाय के लोग वोट देंगे, जबकि आरक्षित निर्वाचन प्रणाली में एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग वोट देंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, है ना। तो ये दोनों का अंतर है
मेंबर है उनमें भी उसी समुदाय से खड़ा होगा जिसे ये राइट मिला है। आरक्षित निर्वाचन प्रणाली में भी उसी का मेंबर खड़ा होगा जिसे आरक्षित निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिला है। पृथक निर्वाचन प्रणाली थी वो तो 1909 में अस्तित्व में आई, और जब ये दी गई तो समाज के अलग अलग समुदायों द्वारा ये मांग उठने लगी, तेजी के साथ ये मांग उठने लगी। और अंग्रेज तो चाहते ही यही थे कि ये मांग उठे, ताकि जो भारत में राष्ट्रवाद का ज्वार, आज़ादी की लड़ाई का ज्वार जो फैला हुआ था, आगे चला आ रहा था, उसे रोका जा सके। तो वो तो चाहते यही थे। तो अलग अलग समुदायों द्वारा भारत में ये मांग उठने लगी। तो अंग्रेज़ों ने इसका और विस्तार किया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा ये पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार सिख समुदाय को दे दिया गया, यूरोपीय समुदाय को, आंग्ल भारतीयों को ये राइट्स दे दिया गया। अब जब उनको दे दिया गया तो 1930 के लगभग जाके ये मांग उठी। दलित समुदाय ने भी अपने लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली का डिमांड उठाई, और उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, उनके प्रतिनिधि के रूप में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग जोरदार तरीके से उठाई। अब गांधी जी ने ये सोचा कि अगर दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिल गया तो दलित समुदाय, जो कि हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है, तो उनको लगता था कि भारत की आज़ादी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, भारत की एकता ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, और अगर दलित समुदाय भी अलग हट गया तो एक तरीके से उनको हिंदू समाज के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, और धीरे धीरे देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। तो वो इस प्रणाली को बढ़ने से रोकना चाहते थे। तो उन्होंने दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार था, जिसके अंबेडकर मांग कर रहे थे, उसका बहुत विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए। और डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसमें ये कहा गया, इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की अपनी मांग को छोड़ा, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की अपनी डिमांड को छोड़ा, और आरक्षित निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। इसमें ये कहा गया कि दलितों के लिए 148 सीटें, हम 148 सीटें केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में आरक्षित कर देंगे। उन पर केवल दलित समुदाय के व्यक्ति ही चुने जाएंगे, पर जो उन्हें चुनने का राइट होगा वो सबका होगा, क्योंकि हर समुदाय के व्यक्ति को उनको चुनने का राइट होगा। इस तरीके की निर्वाचन प्रणाली को पहली बार, आरक्षित स्थानों के निर्वाचन प्रणाली को इस तरीके से स्वीकार किया गया। तो ये दो प्रणालियाँ उस समय अस्तित्व में आई। हम देख सकते हैं कि अगर इनके प्रभावों की बात करें, इनके निष्कर्षों की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ, चाहे पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करें जो आज वर्तमान में प्रचलित नहीं है, या फिर बात करें आरक्षित निर्वाचन प्रणाली की जो अभी वर्तमान में चल रही है, तो दोनों की हम बात करें तो दोनों में ही देश में कहीं ना कहीं एकता या विभाजन की नींव रखी। तो दोनों ने ही स्वार्थगत, दलगत हितों को उस समय आगे बढ़ाया, स्वार्थ हितों को आगे बढ़ाया, वर्ग हितों को आगे बढ़ाया। उस समय हर समुदाय अपने लिए देश के आज़ादी से ऊपर उनके लिए अपना वर्ग हित हो गया। हर समूह अपने अपने अलग अलग हितों की बात सोचने लगी, और जो आज़ादी का लक्ष्य था, राष्ट्रवाद का लक्ष्य था, वो थोड़ा पीछे छूट गया। उसको आज़ादी का ज्वार था वो थोड़ा थम गया, और स्वार्थ की मांगे आगे आने लगी। तो इस तरीके से इस प्रणाली के ये दुष्परिणाम निकले, और हम कह सकते हैं कि इसके चलन के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो तर्क दिया वो यही था जो हम आज भी देते हैं, और कि जो समाज का पिछड़ा हिस्सा है उसको आगे लाने के लिए विशेष चीज़ें, विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। उसी तर्ज पर ये किया गया, ये प्रणालियाँ लाई गई कि समय पर जैसा कि हम देखते हैं कि किसी अच्छे कार्य से, अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किए गए किसी कार्य के भी रिज़ल्ट हम निर्धारित नहीं कर सकते। सो रिज़ल्ट इनका भी निर्धारित नहीं हुआ, और अभी हम मिले उस समय भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के दुष्परिणाम हमारे सामने आए कि आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ। जो आज है आरक्षित निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, या स्थानों के आरक्षण की प्रणाली जो उस समय शुरू की गई थी, उसके दुष्परिणाम तो हम आज भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा भारतीय समाज विभाजन का शिकार हुआ है, और बड़ी ही विवादित प्रणाली रही है। आशा करती हूँ कि आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली और साथ ही आरक्षित निर्वाचन प्रणाली के साथ उसका अंतर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।